हेलो एवरीवन, आज हम लोग नीट 2024 जो आज पेपर हुआ है ना, 5 मई 2024 2 PM टू 5:20 PM जो पेपर हुआ है उसके फिजिक्स का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो पेपर कोड मेरे पास है वो T3 है। ऐसे पेपर कोड से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं लिखूंगा और ऑप्शन के थ्रू, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल मेथड्स हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे और हम लोग ये भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था कंपैरेटिवली लास्ट ईयर। ठीक है, तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं अपन इसको। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है समझते थोड़ा। बोल रहा है एक टाइटली बाउंड 100 टन्स कॉइल है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक टाइटली बाउंड कॉइल है ना, उसका उसके पास जो टर्निंग है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। रेडियस आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर। करंट जो है वो कितना दे दिया आपको, 7 एम्पियर का करंट जो है वो आपको गिवन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब आपको रेडियस वगैरह दिया होता है तो हमने आपको पढ़ाया था क्लास में कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना लगाएंगे आप, तो मैग्नेटिक फील्ड आप लगाएंगे μ0I/2r। ठीक है, μ0I/2r। सर्कुलर कॉइल जो होता है वो सर्कुलर कॉइल के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना लगा देते हैं, सेंटर पे निकालना है ना, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, μ0I/2r। और टर्निंग कितनी है, 100 टर्न्स है तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कैपिटल N से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे कि जो μ0 है इसकी वैल्यू अपने को गिवन है 4π × 10⁻⁷। करंट जो है वो 7 एम्पियर गिवन है और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 100 दे रखा है अपने को। ठीक, अपॉन 2 इंटू रेडियस अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर। जरा इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें हम, 10 × 10⁻²। व्हेन यू सॉल्व इट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन जो है वो अप्रॉक्स मान के चलिए कि 44/10 मिली टेस्ला के अप्रॉक्स आएगा। अप्रॉक्स में आएगा ये, ठीक है ना, एग्जैक्ट ये नहीं आने वाला, अप्रॉक्स में आएगा। तो ये लगभग 4.4 मिली टेस्ला जो है ये इसका ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, दिस क्वेश्चन विल बी द वेरी इजी। ऑलरेडी जो क्लास नोट्स है आप उसको अगर पलट कर देखिए तो क्लास नोट्स में ये सब लिखा होगा। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको जेईई मेन में दिखाई देगा। जेईई मेन में प्रीवियस ईयर जो PYQ क्वेश्चन बैंक है उसमें है, सेम डाटा के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। थोड़ा बहुत का इधर उधर है डाटा में ही, बस ये 7 एम्पियर की जगह आपको 5 एम्पियर के अप्रॉक्स है, बाकी बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, उसी को रिप्रिंट किया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम जितने भी टीचर्स होते हैं सब के सब टीचर्स जब मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, है ना, उसमें भी जब आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जब पढ़ाया जाता है तो पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म जब ये सब पढ़ते हैं अपन तो वहाँ पर इन सब के बारे में लिखाया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसकी मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी जो है, जिसको कि एक्स से दिखा देते हैं, ये निगेटिव में होती है। मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी निगेटिव में होती है। तो आप देख सकते हैं जो x है उसकी वैल्यू 0 से कम और -1 से ज़्यादा या इक्वल, तो निश्चित रूप से ए जो है उसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का 2, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, इसी दोनों में से कोई होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक के लिए हम लोग पढ़ते हैं, इसका जो रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू होती है वो होती है 1 × xm। ठीक है, और जो इसका रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, किससे, 1 से, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का μr 1 से ज़्यादा, फेरोमैग्नेटिक का बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो xm है, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी है, इसकी वैल्यू भी 1 से बहुत ज़्यादा होगी, तभी तो ऐड कर रहे हैं इसमें। x बोलो या उसी को xm बोलते हैं, नोट्स में हम लोग xm लिखाया मैंने। ठीक है, तो b जो है उसके लिए 3 हो जाएगा, तो b के लिए 3, तो a के लिए 2, b के लिए 3, ये यही ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 सही होगा, 4 क्या हो जाएगा, गलत होगा। बाकी अपन क्यों करेंगे, सी और डी करने की जरूरत नहीं। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और जो है इसमें क्या बोल रहा है, देखो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दे दिया है। यहाँ देखिएगा, यहाँ इसको मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 यूं ही बन जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा अपने को। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बोल रहा है क्या कि ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम दे रहे हैं। ठीक है, दीजिए, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया लाइक दिस।
and the graph is in anti-clockwise direction. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन के जड़ तक जाकर आपको दिखाऊंगा कि क्या इसमें खासियत है इस क्वेश्चन में। ए बी सी और डी प्रेशर जो है वो यहाँ पर दे रखा है वो 100 किलो पास्कल और यहाँ है 300 किलो पास्कल एंड द हेयर इज 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड 400 सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ए बी सी डी ए, ये साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव। पहला बात तो दिमाग में ये आ जाता है, ठीक है, चलो ठीक। एंटी क्लॉकवाइज है, वर्क डन हम नेगेटिव ले रहे हैं, चलो ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन नेगेटिव। ऑप्शन भी माइनस में दे रखा है। ऑप्शन क्या क्या है मैं आपको लिखता हूँ। ऑप्शन एक दे रखा है -90 जूल, फिर दे रखा है -60 जूल, फिर एक दे रखा है 0 एंड द लास्ट वन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 30 जूल। क्वेश्चन में समझिएगा, जैसे ही आप इसको देखते हैं ए बी सी डी ए लिखा हुआ है क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बोलता है अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइक्लिक ए बी सी डी ए, द वर्क डन बाय द गैस अलोंग द पाथ बी सी। लेकिन जैसे ही आप ए बी सी डी ए देखिए और वर्क डन देखिए, और अगर आपने पूरा सॉल्व करना शुरू कर दिया, आप इस साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालने के लिए चले गए, रेक्टेंगल मान करके आपने इसमें लेंथ इनटू विड्थ कर दिया है ना, तो आपका आंसर जो है वो -60 जूल आ जाएगा। ऑप्शन रेडी है, लेकिन आपको आगे पढ़ना चाहिए। उसमें बोल रहा है कि वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस बी सी, ड्यूरिंग द प्रोसेस बी सी, राइट, बी टू सी। और आप यहाँ देख रहे हैं बी टू सी में वॉल्यूम कांस्टेंट, बी पर वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब, सी पे ही 400 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट नोट्स में मैंने लिखवाया है जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहे थे, है ना। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, तो जब अपन पोलराइजेशन में पहुंचे थे तो आप नोट्स में देखिएगा, थर्ड पॉइंट यही है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी है, सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट जो है, बीम स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस एट ब्रिस्टर्स एंगल, आपने पढ़ा था ब्रिस्टर्स लॉ, μ = tan IB, ठीक है ना। तो ठीक है, ब्रिस्टर्स एंगल पर एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो ग्लास सरफेस पर कोलाइड किया, तो आपको याद अगर हो हल्का हल्का थोड़ा सा भी, तो ये एक रे ऑफ लाइट आया, है ना। यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते थे, है कि नहीं। ये रे ऑफ लाइट ऐसे ग्लास इंटरफेस को क्रॉस करके ग्लास में गया और कुछ हिस्सा इसका क्या हो जाता था, रिफ्लेक्ट हो जाता था और कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता था, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री भी होता था, हम लोग इसको पढ़े थे। खैर, तो हमने ये चीज देखा कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, ये वाला लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट ये कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है, और रिफ्रैक्टेड लाइट ये वाला जो लाइट होता है ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन 2, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड और रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज्ड। ऊपर वाला बोल रहा है कि रिफ्लेक्टर रिफ्रैक्टेड दोनों कंप्लीटली पोलराइज्ड पॉसिबल ही नहीं है। जब दोनों कंप्लीटली हो नहीं सकता तो नीचे वाले ऑप्शंस में भी आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 2 ही जाएगा। इस क्वेश्चन में आया तो ये बहुत ही मतलब गंदा क्वेश्चन था, मतलब इसको आप ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो खैर नीट एग्जामिनेशंस वगैरह में शायद नहीं देना चाहिए, शायद, ठीक है। लेकिन चलिए जो भी है अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, हर बच्चा कर सकता है, हर एक बच्चा। अब देखो इसमें क्या है ना कि ये जो ऑप्शन दे रखा है ना, अगर 3 और 4 के चक्कर में आप चले गए तो फंस जाइएगा। ज्यादा सोचना नहीं है, ऑप्शन 1 ही आपको आंसर दे रहा था। आप देखो, आपको y का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, बी बार मतलब बी नॉट, नॉट गेट क्या करता है, इनपुट को रिवर्स कर देता है, तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। निश्चित रूप से ये जो y है वो b का रिवर्स है। b का इनपुट देखो, b में 0 तो y क्या मिला 1, b का 1 तो ये 0, मतलब b के इनपुट का रिवर्स कर रहा है, यानी कि नॉट गेट है। तो अपन बोल सकते हैं ऑप्शन 1 विल बी द राइट चॉइस। आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर हम लोग बात करें तो हमने पढ़ा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब आप लगाते हैं तो आप उस वहां से आप इसको प्रूव करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के कॉन्सेप्ट में जा करके, ES/EP बराबर आपने लिखता है कि NS/NP। ये जो E है इसी को EMF यहाँ बोल रहे हैं, इसी EMF को यहाँ V से दिखाया गया। तो आप सोच सकते हो थोड़ा कि VS/VP बट इक्वल टू NP/NS 1/2 है, तो NS/NP क्या होगा 2/1। क्वेश्चन में NP और NS दिया है, चाहिए NS/NP, तो 2/1
1, यही अपने का आंसर हो जाएगा। मतलब अपन बोल सकते हैं जो आंसर होने वाला वो 2:1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको एरर एंड मेजरमेंट का है। ठीक है, एरर का है एक्चुअली में। बोल रहा है कि वर्नियर कैलिपर जो है, एक वर्नियर कैलिपर है, उसमें n+1 डिवीजन किसका दे रखा है, वर्नियर स्केल पर n+1 डिवीजन दे रखा है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन लगभग सारे टीचर्स ही कराते हैं सब। ठीक है ना, coincide with n divisions of main scale, मतलब क्लियरली लिख भी दिया कि n+1 डिवीजन किसका लेना है, वर्नियर स्केल का, तो n डिवीजन लेना है मेन स्केल। तो चलो ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि n+1 VSD वर्नियर स्केल, तो NMSD। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते थे बताइए, अगर यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि n+1 VSD बराबर NMSD, तो 1 VSD बराबर कितना होगा, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 1 VSD इक्वल टू n/n+1 MSD। ठीक है, फिर आपको बोलता है कि जो एक MSD है, मेन स्केल डिवीजन जिसको आप बोलते हो, वो 0.1 mm है, लेकिन ऑप्शन में आंसर जो चूज करना है वो सेंटीमीटर के हिसाब से करना, और यहाँ दे रखा है 0.1 mm, मतलब 1 MSD इक्वल टू दे रखा है 0.1 mm। इसको आप लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर था ना, मीटर बना लिए, लेकिन बनाना तो सेंटीमीटर है भाई साहब, है ना। तो 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.1 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, इट मीन 0.1/10 सेंटीमीटर। तो 1 MSD हमने निकाल के रख लिया है। अपने को लिस्ट काउंट, वर्नियर कांस्टेंट बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो लिस्ट काउंट बराबर है ना, और लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो लिस्ट काउंट निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या कर देते हैं आप उसमें, तो 1 MSD माइनस 1 VSD, तो VSD के जगह पे ये लिख दोगे आप, है ना। तो आप लिखने वाले हो क्या, 1 माइनस n/n+1, 1 माइनस n/n+1 MSD। एलसीएम ले लीजिएगा, जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे आ जाएगा n+1, ऊपर आ जाएगा n+1 माइनस n से n कैंसिल, 1/n+1 MSD, और 1 MSD आप निकाल के बैठे ही हैं। यहाँ से 0.1 उड़ाओगे तो नीचे 100 जीरो एक और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, 1/100 इंटू n+1। राइट चॉइस विल बी द ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मैक्सिमम इलोंगेशन फाइंड आउट करना है ना। मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्टील वायर, स्टील वायर जो है उसका लेंथ कितना दे दिया, 1 मीटर, यानी कि L दे दिया। फिर बोल रहा है कि इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील, इलास्टिक लिमिट जो है स्टील का, और यंग्स मॉडुलस थी, तो ये यंग्स मॉडुलस है भाई साहब, इसका मतलब ये दे दिया आपको y, और ये आपको दे दिया स्ट्रेस। इलास्टिक लिमिट दे रहा है, मतलब ये आपको दे दिया स्ट्रेस। तो सोचो आपको स्ट्रेस दे रखा है, y दे रखा है, L दे रखा है, और आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है, डेल्टा L। वेरी गुड। तो अपन पढ़ते हैं हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर, स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस अपने को दे रखा है 8 इंटू 10⁸ इक्वल टू y दे रखा है 2 इंटू 10⁻11, और स्ट्रेन जो होता है बाबू वो होता है डेल्टा L बट्टा L, चेंज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा L जो कि मैक्सिमम इलोंगेशन है, ये तो फाइंड आउट करना है ना, ये तो फाइंड आउट करना है, और L कितना दे रखा है, तो 1 मीटर। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके डेल्टा L फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, और जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये अप्रॉक्स 4 mm आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो आप सिस्टम मान लीजिए। ठीक है, सिस्टम जैसे मानोगे तो एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, फोर्स बट्टा मास, यानी कि 10/2 + 3 इक्वल टू कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्यों सोच रहे, क्यों एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, आप सोच कर देखो ना कि ये जो ब्लॉक ए पर जो लगने वाला फोर्स है, इसके कारण जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ होगा, सॉरी जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ होगा, वही एक्सेलरेशन ए से बी में ट्रांसफर हुआ होगा।
यानी कि ए जो है कांटेक्ट फोर्स, जितना ए कांटेक्ट फोर्स लगा रहा होगा बी पर, वही उसके लिए ड्राइविंग फोर्स है। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेरेशन चाहिए, क्योंकि दोनों का एक्सलेरेशन तो सेम होगा क्योंकि साथ में चल रहा है, इसलिए एक्सलेरेशन निकालना पड़ेगा। और ये फोर्स कितना हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सलेरेशन। तो मास किसका, बी का ना, इस पर देखना है तो इसी का मास 3 और पूरे सिस्टम का एक्सलेरेशन 2, दोनों बॉडी का 2 है क्योंकि दोनों साथ में जा रहा है, पूरा सिस्टम ही साथ में मूव कर रहा है। तो मास इंटू एक्सलेरेशन 3 इंटू 2, आंसर विल बी द 6 न्यूटन। इजी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, तो काफी इजी क्वेश्चंस ही हमें मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो था उसको हमने YDSC में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वन मोर क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम योर वेव ऑप्टिक्स टॉपिक, है ना। तो YDSE एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, व्हाइट लाइट से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऐसा कोई हम स्लिट लेते थे, दो ऐसे ऐसे स्लिट ले ली, सामने एक स्क्रीन है, व्हाइट लाइट से हमने रिप्लेस किया, तो सभी कलर्स के लाइट जो है यहाँ सेंटर पे पहुंच रहे हैं। तो सभी कलर्स का लाइट जो है यहाँ पर मतलब व्हाइट लाइट में यहाँ पहुंचेगा और एक ब्राइटनेस जो है क्रिएट होगा। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक व्हाइट ब्राइट फ्रिंज आपको दिखाई देगा, सेंट्रल ब्राइट, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा आप बोल सकते हो इसको एक तरह से लैंग्वेज में समझने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो कि व्हाइट लाइट बोल रहा है, तो व्हाइट लाइट में तो सारे कलर होते हैं, यानी कि विवगियोर बोला गया। और विवगियोर की अगर हम लोग बात करें तो इस डायरेक्शन में जाने पर अपना लेमडा क्या होता है, बढ़ता है। ये लेमडा वेवलेंथ है, ये बढ़ेगा। तो फ्रिंज विड्थ में याद करो ना कि अपन क्या पढ़ते हैं, बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी, तो वैल्यू तो चेंज कर जाएगा, है कि नहीं। बीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो बीटा बराबर हम लोग पढ़ते हैं लेमडा डी बाई डी, है ना। और बीटा बराबर लेमडा डी बाई डी जब पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि लेमडा चेंज कर रहा है तो फिर तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जो है ना ये बोल रहा है कि फ्रिंज विड्थ, है ना, ऑल ब्राइट फ्रिंजेज विल बी ऑफ इक्वल विड्थ, तो ऐसा नहीं हो रहा, इंटरफेरेंस डिसअपियर होगा नहीं, सेंटर पे मैक्सिमा जा रहा है, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो यहाँ बोल रहा है डार्क, तो 2, 3, 4 तीनों गलत, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट चॉइस। ये तो बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, मतलब काफी इजी है। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो रहा है, तो ये जो बीच वाला कैपेसिटर है ये बिना काम का है। और ये 2 और 2 मिलकर के पैरेलल में कैपेसिटर का जो सीरीज है वो रेसिस्टेंस का पैरेलल है ना, इसको पैरेलल मानो। और ये भी नीचे पैरेलल मानो, कहीं कि है कैपेसिटर का सीरीज तो ट्रीट करेंगे एज ए रेसिस्टेंस का पैरेलल। तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड और ये भी हो जाएगा 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। मतलब 2 और 2 पैरेलल, तो 2/2। तो ये दोनों 1 माइक्रोफेराड पैरेलल में, तो ट्रीट करेंगे एज ए रेसिस्टेंस का सीरीज, तो 1 + 1 कितना 2, यानी कि जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, तो बोर्ड लेवल भी, मतलब बोर्ड से भी नीचे चला गया। और यहाँ पर अगर आप इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ का बोल रहा है क्वेश्चन, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को पकड़ करके डी ब्रोगली का फॉर्मूला पकड़िए और 1/λ² को और काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करके आप ग्राफ खींच करके दिखाइए, इजी क्वेश्चन। तो लेमडा इक्वल टू क्या पढ़ते थे हम लोग, लेमडा बराबर हम लोग पढ़ते हैं h/p, डी ब्रोगली वेवलेंथ, या इसी को आप लिखते हैं h/mv, मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी के टर्म में, या काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखोगे तो h/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और इसी काइनेटिक एनर्जी को आप E से दिखा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा बाबू h/√2m इंटू E। लेकिन अपने को लेमडा नहीं, 1/λ² यानी कि 1/λ चाहिए भाई साहब, तो पलट लो इसको, तो 1/λ इक्वल टू, ये भी ऊपर चला जाएगा, √2m/h इंटू √E। अब जब स्क्वायर करोगे तो 1/λ² ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया E का, इसका स्क्वायर जब करोगे तो ये भी स्क्वायर हो गया, कांस्टेंट हो गया, और इस रूट का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ E आएगा ना, रूट तो हट जाएगा, स्क्वायर रूट को निगल जाएगा, खा जाएगा उसको। 1/λ² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और 1/λ² और E का ग्राफ प्लॉट करना है भाई साहब, है ये तो मजाक हो जाएगा ना फिर। मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन पे आती है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो बोल रहा है कि 2 सोलिनॉइड है, एक सोलिनॉइड 1 AB और दूसरा है सोलिनॉइड 2, इसका नाम है CD।
और ये मैग्नेट जो है ये मूव कर रहा है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े हमने, लेंज लॉ हमने पढ़ा है, वही लगाना। ईएमआई का क्वेश्चन बहुत आसान, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखा। तो यहाँ पर क्या किया कि मैग्नेट जो है ये सोलेनॉइड 2 की तरफ मूव कर रहा है और इसका साउथ पोल इधर जा रहा है। तो जब ये जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसमें जो करंट आ जाएगा वो करंट किधर जाएगा, तो वो करंट तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, डी टू सी, सिंपल। और यहाँ पर ये जो कॉइल है, इस कॉइल से, इस वाले सोलेनॉइड से अगर देखें तो इस वाले सोलेनॉइड से ये मैग्नेट दूर जा रहा है, तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेंज लॉ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जो जिस कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और जिस कारण से जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, उस काउज का अपोज करना है ना। तो ये जो दूर जा रहा है ना, इसका अपोज करना, तो इसको नजदीक लाना पड़ेगा। नजदीक लाने के लिए अपोजिट चाहिए, तो नॉर्थ, तो यहाँ आ जाएगा साउथ। तो इसमें जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए टू बी। तो आंसर जो होगा वो बोलेंगे कि सोलिनॉइड 1 में करंट का डायरेक्शन ए टू बी और इसमें कितना हो जाएगा डी टू सी। कैसे आया, फिंगर रोटेट करके देखो, अब थंब इधर तो करंट इधर, इसमें उल्टा आना पड़ेगा, साउथ की तरफ से तो उल्टा आना पड़ेगा, तो थंब इधर। क्लियर है, सिंपल। इसमें आप नोट्स मेरा देखिएगा, नोट्स में हमने सोलर सेल, फोटो डायोड और ये सब जो है ये क्लियरली सारी चीज़ों को एकदम बहुत डिटेल में लिखाया था। सेमीकंडक्टर जब अपन पढ़ रहे थे तब संडे संडे करके हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा था, है ना। तो उसमें आप नोट्स में जाकर देखना, तो सोलर सेल का जहां हमने लिखाया है, फोटो डायोड वगैरह सोलर सेल जहां हमने पढ़ाया, वहां पर आप देखिएगा तो हमने आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करवाया था। तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है सोलर सेल का। ये कौन से जोन में बना, तो ऑब्वियसली बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में बना, बिल्कुल। जो यहाँ बोल रहा है कि फॉर अ सोलर सेल IV कैरेक्टरिस्टिक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ गिवन ग्राफ, एग्जैक्टली सही। मतलब स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी बोल रहा है कि इन अ रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं, माइनॉरिटी। रिवर्स बाइसिंग में जो करंट मेजरमेंट होता है माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत ही ना के बराबर है। और ये जो वैल्यू होती है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, मेजॉरिटी से नहीं। इसलिए बी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो स्टेटमेंट ए सही है इस क्वेश्चन का, स्टेटमेंट बी गलत है। अब यहाँ पे आओ, तो यहाँ ग्रेजिंग इमरजेंस वाला क्वेश्चन है, ये भी किया हमने क्लास के अंदर। तो ग्रेजिंग इमरजेंस की अगर बात करें, यहाँ 90 बैठ रहा है, तो यहाँ जो है ये इसको बोल रहे थे अपन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा आपको 90 डिग्री माइनस थीटा सी। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज किया, यहाँ से भी रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज किया, पॉइंट पी से भी और पॉइंट क्यू से भी। तो दोनों का स्नेल्स लॉ लगा दो। रे ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्शन में, प्रिज्म में, लेंस में जब कुछ समझ में नहीं आवे तो स्नेल्स लॉ पकड़ के देखिए, हो सकता है कुछ रास्ता निकल जाए। तो लगाओ पी के स्नेल्स लॉ, कितना लिखोगे, बाहर तो एयर है ना, पी के जस्ट इधर एयर, तो 1 इंटू साइन 30 इक्वल टू म्यू इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सी। और साइन 90 माइनस थीटा सी मतलब कॉस थीटा सी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ना भाई साहब। और साइन 30 कितना हो जाता है बाबू, तो 1/2। वैल्यू पुट ही कर लेते हैं ना, अपन तो तेज है। तो कॉस थीटा सी, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह आप क्यू पॉइंट पे भी स्नेल्स लॉ लगा करके देखिए। तो जब क्यू पे लगाइएगा तो आप क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा म्यू इंटू साइन थीटा सी इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। मतलब ये बोल सकते हैं यहाँ से हम लोग कि साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ से कॉस थीटा सी है, तो इस म्यू को भी नहीं होता तो नीचे भेज दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना, तो कुछ नहीं, आप 1 को स्क्वायर करना, आप 2 को स्क्वायर करना और ऐड कर देना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाएगा। इधर म्यू को भेज दो, तो यहाँ से म्यू को हटा के नीचे भेजोगे बाबू, तो 1/2 म्यू और यहाँ 1/μ, दोनों स्क्वायर होके ऐड हो जाएगा। ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो म्यू की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली √5/2 जो है ये निकल करके आ जाएगी, सिंपल। ये तो कतई घटिया क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, ये तो बताओ। इसमें क्या करना है, पहले तो आप क्या करिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का सीधा सा मतलब है, जैसे जिसका भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेगा
तो आप देख लीजिए कि उसका टर्मिनल्स कहाँ है, उसको कहाँ से कहाँ जोड़ा गया, वही उसका टर्मिनल होगा। तो मान लेते हैं इस बैटरी को पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जोड़ा गया, मानना क्या दिख ही रहा है ना, यहीं तक जोड़े, यही तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहले करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा तो समझो, यहां से यहां तक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो यहां से स्टार्ट करिए। अब यहां से स्टार्ट करो, ए से चलना स्टार्ट करो, लगाओ केवीएल। केवीएल जैसे लगाओगे तो क्या लिखोगे, वी ए का पोटेंशियल वी ए, इधर जा रहे हैं अपन, इधर इसको रब करके यहाँ करते हैं, इस पॉइंट को ये बोले, इस पॉइंट को बी बोले, करंट इधर से आ रहा है आई, ये प्लस होगा ये माइनस, बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम, ये बैटरी का माइनस, ये प्लस है। तो इतना दूर का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वी ए का पोटेंशियल वी ए, अपन इधर जा रहे हैं, ए से बी मूव कर रहे हैं, तो प्लस से माइनस जाएंगे तो घटेगा, घटेगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, -10। फिर इसमें कहाँ जा रहा है तो माइनस से प्लस, बढ़ेगा और बढ़ेगा तो क्या लगाना पड़ेगा प्लस, कितना करंट इंटू रेसिस्टेंस 1 इंटू आई इक्वल टू कितना वीबी, मतलब आई का जरूरत है तभी तो आई कितना, तो आई के लिए नेट ईएमएफ तो वोल्टेज कितना है 10 बटा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो 4 + 1 सीरीज है ना 5, कितना एम्पियर 2 एम्पियर, यहाँ 2 पुट करो, 2 पुट करो तो -10 + 2 -8, वीबी इधर ले आओ, वीए माइनस वीबी, -8 उधर ले जाओ +8, आंसर कितना हो गया 8 वोल्ट प्लस में। इजी क्वेश्चन है अभी तक तो। इसे बोल रहा है कि द पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट 2 मीटर, यानी कि आपको पोटेंशियल V फाइंड आउट करना है, R का वैल्यू दे दिया, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मूवमेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, यानी कि डाइपोल मूवमेंट भी आपको दे दिया इज दिस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल कंडीशन पर जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल कितना पढ़ते थे अपन, तो वो पढ़ते थे अपन KP/R², तो V इक्वल टू K का वैल्यू 9 × 10⁹, P का वैल्यू दे दिया बाबू, P मतलब डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻6 अपॉन R², R तो 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो 9 × 10⁻3, चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो प्लस में, नेगेटिव रहेगा तो माइनस में, वो तो सेंटीमीटर है, मतलब इतना तो आएगा, असर्शन क्या है सही है। फिर बोल रहा है क्या कि एक्सियल पॉइंट पे जो फार्मूला आप लगा रहे हैं, तो हम क्या फार्मूला लगाए KP/R², K का वैल्यू 1/4πε0 अगर रख दे तो P/4πε0R² होगा, और यहाँ बोल रहा है 2P/4πε0R², ये पॉसिबल नहीं है, तो रीजन गलत है, असर्शन सही। क्लियर। देखो इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, इस क्वेश्चन में क्या था कि चारों में 1 2 3 4 चारों ऑप्शन में इस चारों का अलग अलग दिया है। कहने का मतलब यह है कि चारों में से कोई एक ही सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा है कि 1/R = 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो चलो इसको एंगस्ट्रॉम में निकाल लेते हैं, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेना। ये सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए दे रखा है, स्पेक्ट्रल लाइंस का, और ये वेवलेंथ है नैनोमीटर, लिस्ट 2 में वेवलेंथ है नैनोमीटर। तो हमने पढ़ा 1/λ = RZ², तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एटॉमिक नंबर 1, 1/N1², एक को ही पकड़ते हैं, एक को, N1 का वैल्यू 2 -1/3², ठीक है। लेमडा फाइंड आउट करना है, यहां से कितना आएगा 1/4 - 1/9, 1/4 - 1/9 यानी कि 5/36, 36 इधर 5 नीचे, तो लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 36/5 × 1/R, यानी कि लेमडा इक्वल टू आ गया 36/5 × 912 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को अगर नैनोमीटर बनाना है तो 0.1 से मल्टीप्लाई, तो जो भी ऑप्शन इसका आएगा इसके बाद, क्लियर है, जो भी ऑप्शन इसका आएगा वही आपका मेन आंसर जो है सो हो जाएगा, ठीक है ना। जब कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट मान के चलिए कि 18 × 5 = 90, 180,
और 24 पंच 120 यानी कि 182.4, 182.4 को 36 से गुना करो, एंगस्ट्रम में आएगा। फिर उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करना तो नैनोमीटर में आएगा। ये अप्रोक्सीमेटली ए का जो आंसर है वो लगभग कितना आने वाला है, 3 आने वाला है अप्रोक्स में। तो अगर ए का 3 हो रहा तो आंसर ऐसा दिया ही था कि कोई एक ही सॉल्व करिएगा तो मैचिंग पकड़ में आ जाएगा। इसको कर दीजिएगा, हो ही गया। अब करना क्या है, इसमें क्या बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन का क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। तो भाई साहब एक रॉड बना लीजिए, है ना, और इसके मिड पॉइंट से एक एक्सिस पास करा दो, परपेंडिकुलर भी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जानते हैं ना, कितना हो जाएगा, ml²/12। एल हो जाएगा रॉड का लेंथ। आपको आई गिवन है, कहाँ गया, ये रहा, 2400 गुने 12 इक्वल टू मास कितना, 400 इंटू कितना, l²। ठीक है, तो ये l बराबर हो जाएगा √72, और 72 जो है वो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 64 81 के बीच में। तो आंसर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 8.5। और ऑप्शन भी यही पकड़ के चल रहा था। ऑप्शन जो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, है ना, उसको अगर हम देखें तो ऑप्शन दे रखा है बाबू 20.7, 72, 8.5, 17.5। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 8.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है फ्री स्पेस में, यानी कि वैक्यूम में। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोन। तो फोटोन के बारे में हमने पढ़ा है, हमने एक एक पॉइंट आपको लिखाया है, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि फोटोन जो है वो चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल होता है ना। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, हमने पढ़ा है। फोटोन की जो एनर्जी होगी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी E बराबर h म्यू। मोमेंटम जो होता है वो P बराबर लिखते हैं E/c। P बराबर, मोमेंटम को P से लिखेंगे, P बराबर E/c और E बराबर h म्यू। तो P बराबर h म्यू/c। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है। लाइट के साथ मूव कर रहा है फोटोन, तो स्पीड ऑफ लाइट और फोटोन की स्पीड दोनों सेम हो जाएगी। और मोमेंटम जो होगा वो h म्यू/c, ये भी सही है। ऑप्शन डी बोलता है इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉलिजन, बिल्कुल मोमेंटम एनर्जी दोनों कंजर्व होता है। तो ये भी जो है अपना सही है। लेकिन ऑप्शन ई जो बोल रहा है कि फोटोन पॉजेस पॉजिटिव चार्ज, नहीं, फोटोन पॉजेस 0 चार्ज, है ना। तो ये फोटोन जो है कोई चार्ज वार्ज की बात इसमें हम लोग नहीं कर रहे हैं। रेस्ट मास एंड रेस्ट चार्ज ऑफ फोटोन, रेस्ट मास एंड रेस्ट चार्ज ऑफ फोटोन इज 0। तो ऑप्शन ई जो है वो गलत है। इसमें ए बी सी और डी सही है। और उस हिसाब से आपके क्वेश्चन में जो आप ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4, इसमें लिख रखा है A, B, C एंड D ओनली, मतलब A B C D सिर्फ आंसर है, E नहीं है। ओके, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपको न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स से। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई एलिमेंट है X, उसका एटॉमिक नंबर है 82, मास नंबर है 290। एक बार अल्फा इमिशन हुआ, फिर ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्लस मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिट्रॉन का इमिशन हुआ, फिर बीटा का इमिशन हुआ, माइनस लिखा है ना। इस E के पावर प्लस को इससे भी दिखा सकते हैं, बीटा के पावर प्लस। ये बीटा है, ये पॉजिट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ। तो फाइनली आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए 82 एक अल्फा के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा, तो अब जो एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा 80। और एक बीटा के निकलने से मतलब पॉजिट्रॉन के निकलने से, पॉजिटिव बीटा के निकलने से, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के निकलने से एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से घटेगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये जब पॉजिट्रॉन निकल रहा है ना, है कि नहीं, तो जब पॉजिट्रॉन आप निकाल रहे हैं तो जैसे 1 से घटेगा तो ये आपको चला जाएगा सीधा सीधी 79। फिर एक बीटा के निकलने से क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाता है, बीटा के निकलने से एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है तो फिर हो जाएगा 80। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर 1 से बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 81। मतलब फाइनल जो एटॉमिक नंबर होने वाला है वो होने वाला है 81। उसी तरह से आप मास नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। पॉजिट्रॉन के निकलने से, बीटा के निकलने से, इलेक्ट्रॉन के निकलने से मास पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या लिखते हैं, -10। बीटा भी तो नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिट्रॉन होता है इसमें लिखते हैं +10। तो मास में तो कोई फर्क ये तीनों डालेगा नहीं। तो मास पर असर कौन डालेगा, अल्फा।
और एक अल्फा के निकलने से मास नंबर 4 से घटता है, तो इस बार मास नंबर कितना होने वाला है? 286। तो आंसर हो जाएगा 286 मास नंबर और 81 एटॉमिक नंबर। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, लैंग्वेज समझना, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ व्हील ऑफ ब्लक कार्ट, एक ब्लक कार्ट यानी कि एक बैलगाड़ी का चक्का, और ये सेम क्वेश्चन सेम डायग्राम रोटेशन में जब कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, रोलिंग मोशन, ये सब टॉपिक जब चल रहा था तो ये पढ़ाया गया था, ठीक है। और इसको एक लीनियर वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया v इफ इट्स लीनियर स्पीड इज v इन द डायरेक्शन शोन। क्वेश्चन बोल रहा है कि लीनियर स्पीड इसको v दिए, जो डायरेक्शन क्वेश्चन में दिखाया गया है उसी डायरेक्शन में दिया गया, तो p और q पर जो है वो कमेंट करिए। तो p पॉइंट पर तो स्पीड आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा होता है ना, ये दोनों घूम करके भी तो ऐड हो जाता था ना, v प्लस ओमेगा आर भी v का काम करता था, तो हो जाता था कितना 2v। और ये होता था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी तो होगा, रेस्ट में दिखाई देना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि क्यू पॉइंट पर्टिकुलर, यहाँ पर अगर आप देखें तो आप इस पी पॉइंट पर इधर दिखा देंगे कितना 2v, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो कम होने लगेगा, तो v पर मतलब एग्जैक्टली सेंटर पे स्पीड कितना v आधा हो गया, तो जब बॉटम पे जाएंगे तो और आधा हो जाएगा, तो आधा का आधा साफ है ना हो गया। ऐसे भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट बी 0, यहाँ तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि P इज फास्टर देन Q, तो ऑप्शन इसमें आ रहा है 4, पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q, तो 4 को टिक मार दीजिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, किसी भी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट दे दिया 2t-1, फोर्स कांस्टेंट है 5 न्यूटन, आपसे बोल रहा है कि पावर बताइए, तो पावर क्या लिखोगे? पावर तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ से लाएंगे? तो v बराबर होता है फॉर्मूला ds/dt। ऐसा क्यों सोच लिए? क्वेश्चन में बोला कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2t-1, यानी कि डिस्प्लेसमेंट s इज अ फंक्शन ऑफ 2t-1, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं s इक्वल टू 2t-1। s तो फंक्शन है टाइम का, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी तो 2 ही ना मिलेगा, तो फोर्स कितना 5, वेलोसिटी कितना 2, तो पावर कितना हो जाएगा 10 वाट। क्लियर है ना, पावर कितना हो जाएगा 10 वाट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो देखो बेकार क्वेश्चन है, ये करने का नहीं है यार, मतलब खुद से कर सकते हैं आप, ये सिंपल है। ये क्या होने वाला है, ये क्लियर दिखाई दे रहा हमको, एंड गेट, ठीक है, ये बताने की बात नहीं है। यहाँ पर एक एंड लगा हुआ है, ये आपको एक नॉर लगाया गया, एक ये भी नॉर लगाया है, ये खुद से कर लेना। फिर बोल रहा है कि मास ऑफ प्लैनेट, जो प्लैनेट का मास है वो अर्थ के मास का 1/10, और उस प्लैनेट का जो रेडियस है, मतलब इस क्वेश्चन में तो डायमीटर की बात कर रहा है, डायमीटर जो है वो हाफ है, तो रेडियस 1/4 हो जाएगा ना। ऐसा तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट पे बताइए। तो हमने पढ़ा, एक तो अर्थ पर, एक उस प्लैनेट पर, तो g बराबर फॉर्मूला, स्मॉल g बराबर फॉर्मूला होता है भाई साहब Gm/r², तो g इंटू मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बटा कैपिटल G इंटू मास ऑफ प्लैनेट बटा रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। g कैंसिल हो जाएगा बाबू, मास का रेशियो यहाँ दे रखा है, रेडियस का भी रेशियो यहाँ दे रखा है, आप उठा करके पुट करेंगे और पुट करके आपको आंसर निकल करके आ जाएगा, कैलकुलेशन करोगे जो आना होगा आ जाएगा। ये g का वैल्यू अर्थ का, ये डिपेंड करेगा आप 9.8 ले रहे हैं कि 10 ले रहे हैं, ठीक है, अप्रॉक्स में आएगा आंसर, और अप्रॉक्स 3.92 के आसपास आता है आंसर, तो कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 27 है, मतलब कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, देखो v v v v v, तो हर पॉइंट पे स्पीड सेम है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, और डायरेक्शन अगर बदल रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वो तो डिपेंड करेगा उस पर।
इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है, वो स्पीड कांस्टेंट रह जाएगा, और एक्सेलरेशन भी चेंज हो जा रहा है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों चेंज होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन जो इसमें है कि कांस्टेंट वेलोसिटी बट वैरिंग एक्सेलरेशन, गलत, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी वेरिएबल। दूसरा ऑप्शन बोलता है वेरिएबल वेलोसिटी, वैरिंग वेलोसिटी एंड वैरिंग एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही बात, वेलोसिटी वेरिएबल और एक्सेलरेशन भी वेरिएबल। इसमें बोल रहा है कि थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस दिस, रेडियस दे दिया आपको, प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, यानी कि कहीं पर वाटर रखा हुआ था, है ना, इस वाटर सरफेस पर एक जेंटली, बड़े प्यार से, बड़े आराम से हमने एक सर्कुलर फ्लैट डिस्क को इस पर रख दिया, इसका रेडियस अपने को गिवन है और सरफेस टेंशन भी गिवन। अब याद करो सरफेस टेंशन क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, वो एक्सिस फोर्स क्या होगा, है ना, वो आपको बताना है। तो F बराबर लिखना होगा T इंटू एल, सरफेस टेंशन दे रखा है 0.07 और जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना, तो आपने सर्कुलर सेक्शन रखा है तो 2 पाई r, आप रेडियस जानते हो ना 4.5 सेंटीमीटर। और आंसर जो दे रखा है आपको, चूंकि फोर्स निकालना है और मिली न्यूटन में, आंसर जो है मिली न्यूटन में, जो रेडियस है जो आप 4.5 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे को पुट करना है, पुट करने के बाद ऑलमोस्ट जो आपका आंसर आने वाला वो 3 नंबर आ जाएगा, 19.8 मिली न्यूटन। ये मैंने कैलकुलेशन किया है। आप 0.07, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू इतनी पुट करके देखिएगा, अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि बोला, इस क्वेश्चन सुनना, बोल रहा है कि इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड दे दिए 0.049 टेस्ला, एंड और 0.049 टेस्ला को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 10⁻³ टेस्ला। बोल रहा है कि अब मैग्नेटिक नीडल, ये रहा मैग्नेटिक नीडल, ये परफॉर्म कर रहा है 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड, 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड। इसका मतलब साफ है कि जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड में, मतलब 20 ऑसिलेशन के लिए 5 सेकेंड, एक ऑसिलेशन के लिए कितना, एक ऑसिलेशन मतलब एक चक्कर मारने में जो टाइम लगता है उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं ना। 20 चक्कर मारने में 5 सेकेंड, तो एक चक्कर मारने में कितना, 5/20, और यही तो टाइम पीरियड होगा, तो टाइम पीरियड निकल के आ गया 5/20। जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई नीडल घूम रहा होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ते हैं बाबू, T = 2 पाई √ I/mb। टाइम पीरियड की जगह में 5/20, I की वैल्यू आप जान रहे हैं, M की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, B वगैरह सब दे रखा है, सब कुछ है, कैलकुलेशन करना और कैलकुलेशन करके आप X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि टू बॉडीज A एंड B ऑफ सेम मास अंडरगोज कंप्लीटली इनएलास्टिक वन डायमेंशनल कॉलिजन। इनएलास्टिक मतलब ये बॉडी है A, ये बॉडी है B, दोनों सेम मास का है, मतलब इसका मास M, इसका मास M, और दोनों में इनएलास्टिक कॉलिजन होने वाला। तो इनएलास्टिक कॉलिजन में हमने पढ़ा, जब दो बॉडी इनएलास्टिक कॉलिजन करेंगे तो चिपक जाएगा। तो इसके बाद जो हालात होने वाले हैं, जब दोनों बॉडी अटैच हो जाएगा A + B, तो मास होने वाला है 2m, मास 2m। बोल रहा है कि बॉडी A मूव्स विथ वेलोसिटी v1। अभी जो बॉडी A है कॉलिजन से पहले v1 से मूव कर रहा है, ये रेस्ट में है, तो कॉलिजन के बाद की स्पीड मान लेते हैं v2। आपको क्वेश्चन में v1/v2, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा। कॉलिजन का कैसा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए, तो मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m इंटू 0, तो रेस्ट में है ना, इसलिए m इंटू 0 इक्वल टू 2m इंटू v2। m कैंसिल हो जाएगा, आपको चाहिए v1/v2, ये हो जाएगा 2:1। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि ये एक इक्वेशन दे दिया, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, कोड T3, इफ x = 5 sin πt + π/3, ये दिया मीटर, और आगे लिखा है मीटर,
है ना, रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये एक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एसएचएम है। तो आपसे बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड बताइए। तो सबसे पहली बात, एम्पलीट्यूड तो एक तरह का डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस है वो तो मेन पोजीशन से। तो एक्स किस में आना चाहिए, मीटर में। तो पहली बात तो यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, ये दोनों ऑप्शन खत्म, दो गया, 50-50 पहले ही हो चुका। एक्स इक्वल टू 5 मीटर, ये दोनों में। तो कंपैरिजन कर दो, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ए यानी कि एम्पलीट्यूड 5 मीटर, ओमेगा की जगह पाई, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बट्टा ओमेगा, यानी कि 2 पाई बट्टा पाई, पाई से पाई कट गया 2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि सॉलिड एंगल जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो इसमें से कौन सा चार्ट है जो इसी के जैसा डायमेंशनलेस है। तो यहाँ देखिए, एंगुलर स्पीड इसका यूनिट हो जाता है रेडियन पर सेकेंड। तो इसका तो डायमेंशन भी होगा, तो ये होगा नहीं। अपने को डायमेंशनलेस चाहिए ना, इसमें तो यूनिट है तो डायमेंशन है। स्ट्रेस है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें भी है, गड़बड़ हो गई, ये भी गलत। पहला ऑप्शन में आर्क, आर्क क्या है लेंथ, इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर, तो ये भी खत्म। बचा कौन, ऐसे सेलेक्ट करना, ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपन। इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, अ थिन स्फेरिकल सेल। जैसे ही थिन बोला, स्फेरिकल सेल बोला, यानी कि होलो स्फीयर। तो आपको बोल रहा है कि सी और पी पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस बताओ। तो होलो स्फीयर में तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है ना, ऐसा ग्राफ तो पढ़े होंगे ना आपको। सेंटर से लेकर के और सरफेस तक पोटेंशियल क्या हो जाता है, कांस्टेंट। वो भी कितना, के क्यू बाई कैपिटल आर एज अ रेडियस ऑफ स्फीयर। सेंटर से सरफेस तक जब पोटेंशियल सेम है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंस कितना आएगा, 0। सिंपल। फिर बोल रहा है कि अ बॉब इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब एक कोई पेंडुलम बॉब है, उसको स्ट्रिंग के सहारे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है। फिलहाल जो इसका एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा। आपसे बोल रहा है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी। ठीक है, स्ट्रिंग में टेंशन भी टी दे दिया। इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा व्हाइल कीपिंग द रेडियस सेम, रेडियस चेंज नहीं होगा, पहले भी सेम अभी भी सेम। तो आपसे पूछ रहा है कि नया वाला टेंशन बताओ। तो भाई साहब, अगर गोल गोल घूम रहा है, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगा, तो सबसे मोस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, उस बॉडी पर सेंटीपिटल फोर्स लगना चाहिए। और सेंटीपिटल फोर्स कितना लगेगा, तो सेंटीपिटल फोर्स लगना चाहिए एम आर ओमेगा स्क्वायर। और यही सेंटीपिटल फोर्स काम करेगा किसके बदले, टेंशन आएगा सेंटीपिटल फोर्स के बदले। ऐसे रस्सी हाथ में ले लो, ऐसे ऐसे वाला हॉरिजॉन्टल करा के देखो, इस तरह से ऐसा वाला हॉरिजॉन्टल करा के देखिए, तो यही टेंशन फोर्स आपको सेंटीपिटल फोर्स का काम करेगा। यानी कि जो टेंशन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला ओमेगा स्क्वायर, क्या कि रेडियस कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। तो क्या लिखोगे, टी बट्टा टी डैश इक्वल टू ओमेगा बट्टा 4 ओमेगा स्क्वायर। 2 ओमेगा का होल स्क्वायर ना, ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो टी डैश बराबर कितना आ जाएगा 4t। यानी कि जो टेंशन है वो कितना होने वाला है, 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि एल लेंथ का एक वायर है जिसका डिस्टेंस 100 ओम है। मान लेते हैं इसका लेंथ है, डिस्टेंस 100 ओम है। इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो एक पार्ट हो जाएगा 10 ओम का। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे लेंथ के हिसाब से, n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो रेसिस्टेंस भी n पार्ट्स में चला जाता है। तो 10 में, ठीक है, एक पार्ट हो जाएगा 10 ओम का। तो टोटल मिला के 10 पार्ट बना। क्वेश्चन बोलता है कि उस 10 में से 5 को सीरीज में जोड़े, 5 को पैरेलल में जोड़े। मतलब ऐसा, तो 5 को पैरेलल मिलके कितना दे देगा बताओ, 10/2, 10/5, 2 ओम। और ये पांचों सीरीज मिलके कितना दे देगा, 10 इंटू 5, 50 ओम। तो 50 प्लस 2, 52 ओम हो गया।
सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। और सेक्शन ए का एनालाइज हम कर सकते हैं बाबू कि ईजी क्वेश्चन थे, टफ नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा 2-4% मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-आधा% 2-4% जो है सो क्वेश्चन को थोड़ा ठीक किया गया है। ठीक है, चलिए सेक्शन बी देखते हैं। देखो सेक्शन बी जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसमें अपलोड कर देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग 40-45 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। और वीडियो जब शूट होता है तो बहुत ज़्यादा जीबी में चला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं स्टार्ट करूँगा सेक्शन बी को सॉल्व करना, तो 1-2 क्वेश्चन के बाद वीडियो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और वो सेकेंड पार्ट फिर अपने आप जो है सो अलग से बन जाएगा। तो इसीलिए मतलब सेक्शन बी में जो है उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। अभी जस्ट शूट करेंगे उसको, फिर अपलोड करेंगे अलग पार्ट में, ठीक है। क्योंकि अभी स्टार्ट किए, एक वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा होता है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो कट जाएगा। इससे बेहतर है कि उसको फ्रेश हम सेक्शन बी को फ्रेश वीडियो में अलग से शूट करके अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन आपको हेल्प कर रहा है तो आप इसको शेयर करिएगा, ठीक है। वैसे सॉल्यूशंस काफ़ी ऑथेंटिक है, ठीक है ना, बिल्कुल भी एरर नहीं है। आप आराम से जो भी आपने रिस्पॉन्स लिया है आंसर की में, अगर आपको याद है तो आप यहाँ से मैच करा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वहाँ पर मैसेज करके, और जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।